लिए मजाक देख मायरा चिढ़ गई। उसने गुस्से से कहा, बहुत खुश हो ना, मगर ज़्यादा दिन ने तुम्हारी खुशियां टिकने नहीं दूंगी। बहुत जल्द बरसों पुराना इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। जैसे बरसों पहले तुम्हें राठौड़ मैंशन से धक्के मार के बाहर निकाला था ना तुम्हारी अपनी ही माँ ने, वैसे ही इस बार भी तुम रघुवंशी मैंशन से धक्के मार के बाहर निकाली जाओगी, वो भी अपने ही पति के हाथों। तुम बस देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कहते हुए मायरा के चेहरे पर नफरत उफान पर थी। आर्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते देख मायरा उसे देखने लगी। आर्या अपनी हंसी रोकते हुए बोली, क्या करूं, तुम्हारी बातें ही ऐसी है, चाह के भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया फिर भी उन्हें ज़रा भी अक्ल नहीं आई। तुम्हें पता भी है जिसके सामने तुम खड़ी हो उसकी असली पहचान क्या है। फिर अपने हाथ बांध। वैसे एक सलाह देती हूँ, दुश्मन पर वार करने के पहले हमें उसकी ताकत का पता होना चाहिए कि दुश्मन हमसे कितना ताकतवर है, उसके बाद उस पर वार करना चाहिए। तो पहले अपने उस बाप से बोलो कि पहले ये तो जान लो कि जिस पर वार करना चाहते हो वो है कौन। इतना बोल वो जाने लगी। तभी मायरा गुस्से से बोली, तुम क्या अपने आप को क्वीन समझती हो। उसकी बात सुन आर्या रुकी। उसने मुस्कुरा के उसकी ओर देखा और बोली, बिल्कुल। होठों पर हंसी जरूर थी मगर आंखों का कोल्ड ओरा मायरा को कांपने पर मजबूर कर गया। मायरा जाती हुई आर्या की पीठ घूर रही थी। इस वक्त उसे आर्या पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका बस चलता तो आर्या को मार के उसके टुकड़े कर उसके ही पैच के सामने साल देती। माजरा गुस्से से अपने पैर पटक वहां से चली गई। आर्या रघुवंशी मैंशन में आए और चारों ओर देख बोली, माँ पापा और बाकी जेंट्स कहाँ गए। तभी अक्षत बोला, तुझे मनाने का मिशन किचन में शुरू हो चुका है। उसकी बात सुन आर्या हैरान हुई। वो जल्दी से किचन में चली गई। अंदर का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। किचन में आनंद जी, अद्विक जी, अश्विन जी, रुद्राक्ष जी, ऋषभ जी और साथ में संजय जी भी काम में लगे हुए थे। हाँ, ये बात अलग है कि उन्हें घसीटते हुए यहाँ लाया गया था। सब अपना अपने काम में मशरूफ थे। ये देख आर्या के होठों पर मुस्कान आ गई। वो किचन में आते हुए बोली, तो ये सोचा है आप लोगों ने रात भर जाग कर। रुद्राक्ष जी अपनी बत्ती सी दिखा के बोली, किसी और का पता नहीं मगर तेरी माफ़ी का रास्ता इस खाने से जाता है तो बस। आर्या वही किचन के स्लैब पर बैठते हुए गुड गुड, बहुत अच्छा सोचा आपने। तभी किचन में निशाचरों की टोली आते हुई बोली, प्लीज़ हमारे लिए भी बना देना। तभी संजय जी उनकी तरफ अप्रेन फेंकते हुए बोले, चुपचाप इसे पहन के काम पर लग जाओ वरना ऐसा केस लगाऊंगा तुम लोगों पर कि तुम्हारी ये दोस्त भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। चारों को अब अफसोस हो रहा था किचन में आने का। चारों ने एक दूसरे को देखा फिर दबे पांव जाने लगे कि तभी आर्या जोर से बोली, अरे खाना किचन के बाहर थोड़े ना बनाना है, किचन में बनाना है। तुम बाहर कहाँ जा रहे हो। उसकी बात खत्म होते ही चारों ने मुड़ के उसे खा जाने वाली नजरों देखा तो आर्या ने एक डेविल स्माइल दे दी। तभी अद्विक जी चारों को देख बोले, चलो चुपचाप सब्जियां काटो, अगर एक का भी साइज ऊपर नीचे हुआ ना तो। इतना बोल वो चुप हो गए और चारों को अलग अलग सब्जियां काटने को दे दी। चारों ने बेचारगी से आर्या को देखा तो आर्या ने कंधे उचका दिए। चारों अपने पैर पटक वही सब्जियां काटने लगे। कहना गलत नहीं होगा कि काट कम और उनके साथ युद्ध ज्यादा कर रहे थे। अक्षत ने अपने हाथ में प्याज पकड़ रखा था और उसे गोल गोल कर देख रहा था। उसने सर खुजा के कहा, इसे काटूं कैसे। कुछ सोच उसने प्याज को स्लैब पर रखा और चाकू उठा अपना हाथ हवा में उठा के जोर से प्याज पे मारा। प्याज बेचारा उछलता हुआ सीधा अश्विन जी के सर पर लगा। एकदम हुए वार से अश्विन जी का दिमाग घूम गया। उन्होंने घूर के अक्षत को देखा तो वही अक्षत ने अपना थूक निगल लिया। आर्या अपना मुंह खोले कभी अक्षत को तो कभी अश्विन जी को देख रही थी। अश्विन जी अक्षत को घूरते हुए बोला, प्याज काटने को बोला था, फेंकने को नहीं। अक्षत मुंह बना के प्याज काट ही रहा था मगर ये तो उछल के आपके पास आ गया, उसका मैं क्या करूं। अश्विन जी तो ढंग से काटना। ढंग से ही तो काट रहा हूं, कहते हुए अक्षत ने एक प्याज और उठाया और अपना हाथ हवा में उठा के जोर से उस पे वार किया। इस बार प्याज उछल के आनंद जी के सर पर लगा। अश्विन जी ने अपना सर पीट लिया। वही अक्षत ने चाकू झट से अपने पास खड़े करण को थमा दिया। करण कुछ समझता उससे पहले ही आनंद जी की आवाज आई, करण प्याज काटने को बोला था, फेंक फेंक के मारने को नहीं, कहते हुए उन्होंने प्याज को सीधा उसकी ओर फेंका। बेचारे करण को बचने का मौका ही नहीं मिला और सीधा प्याज उसके मुंह पर आके लगा। करण को तो जैसे दिन में तारे नजर आ गए हो।
उसने अपने आप को संभाल अक्षत को घूरा जो उसी अपनी आंखें टिमटिमा के देख रहा था। तभी अश्विन जी की आवाज आई, भाई ये प्यास का खेल करण नहीं, ये अक्षत खेल रहा है। आनंद जी ने घूर के उसे देखा और पास पड़ा टमाटर उस पे फेंक दिया। टमाटर सीधा अक्षत के सर पर जाके लगा। लगते ही वो फट गया और अक्षत जी टमाटर के रस से नहा गए। तभी आर्या की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। अक्षत ने मुड़ के देखा तो आर्या स्लैब पर बैठी अपना पेट पकड़ हंसे जा रही थी। तभी अक्षत ने अपने पास पड़ा टमाटर आर्या की ओर फेंका। टमाटर को अपनी ओर आते देख आर्या जल्दी से नीचे झुक गई। वही टमाटर सीधा उसके साइड में ही काम कर रहे ऋषभ जी को जाके लगा। ऋषभ का चेहरा टमाटर के रस के साथ साथ गुस्से से भी लाल हो गया। अपना बनाया हुआ कपकेक उन्होंने सीधा अक्षत की ओर फेंका। अक्षत झट से नीचे हुआ और वो कपकेक सीधा संजय जी को जाके लगा। संजय जी ने अपनी नज़रें ऊपर की जहां उनके सर पर कपकेक उल्टा पड़ा हुआ था। उन्होंने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ऋषभ आज तू गया। इतना बोल उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई सब्जियों को सीधा उनके ऊपर फेंका। ऋषभ जी जल्दी से साइड हुए और वो सब्जियां सीधा उनके पीछे खड़े अद्विक जी पर जाके गिरी। उनके बाल और कंधे हरी हरी सब्जियों से सजे हुए थे। उनकी ऐसी हालत देख आर्या के साथ साथ बाकी सब भी हंसने लगे। वही रुद्राक्ष जी का तो हंस हंस के बुरा हाल था। तभी उन्हें अपने सर पर कुछ महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो लंबे लंबे न्यूडल्स उनके सर पर लटक रहे थे और सामने खड़े अद्विक जी जोर जोर से हंस रहे थे। रुद्राक्ष जी ने उन्हें घूरा और आधे सूखे और आधे भीगे हुए आटे का बर्तन को पकड़ जैसे ही उनकी ओर उछाला, अद्विक जी झट से साइड में हो गए। उनके पीछे खड़े अश्विन जी इस वक्त आधे सूखे और आधे भीगे हुए आटे में सने हुए थे। उन्होंने अपने चेहरे से आटे को हटाया और रुद्राक्ष जी को देख बोले, भाई अब आपकी बारी। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी एक पेस्ट्री जो उन्होंने ही बनाई थी वो सीधा रुद्राक्ष जी की ओर फेंकी। मगर रुद्राक्ष जी जल्दी से साइड में हुए और वो पेस्ट्री सीधा राघव के चेहरे पर जाके छपी। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में किचन कुरुक्षेत्र बन चुका था। आनंद जी जो किचन के बीच में खड़े थे बेचारे दोनों तरफ से हो रहे वारों का शिकार वो हो रहे थे। इस वक्त उनका सर सब्जियों का बागान बन चुका था। एक कंधे पर न्यूडल्स लटक रहे थे तो दूसरे कंधे पर पेनकेक। चेहरे पर टमाटर और पेस्ट्री का लेप लगा हुआ था। वही आर्या एक साइड स्लैब पर बैठी मजे से चॉकलेट ब्राउन केक खा रही थी। तभी राघव की नज़र उस पर गई। उसने जोर से कहा, हम सब ने तो होली खेल ली मगर ये आर्या यहाँ सुखी सुखी बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही है। उसकी बात सुन सबका ध्यान उस ओर गया। वही राघव की बात सुन आर्या का केक उसके गले में अटक गया। वो वहां से भागती उससे पहले ही अक्षत ने उसे पकड़ लिया। फिर क्या था, जो हाल बेचारे आनंद जी का था वही हाल में आर्या खड़ी थी। तभी किचन के दरवाजे से आवाज आई, ये क्या हो रहा है यहाँ। उस रौबदार आवाज को सुन सबने किचन के दरवाजे की ओर देखा जहां वीर दादाजी खड़े थे और उनके पीछे बाकी के लोग। किचन में हो रहे शोर को सुन सब उस ओर आ गए थे। सबको ऐसे अपने सामने देख किचन में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे जो पहचानने तक में नहीं आ रहे थे। तभी वीर दादी जी की एक बार फिर से सख्त आवाज आई, कुछ बोलोगे अब, आखिर ये क्या हाल बना रखा है तुम सबने अपना। रुद्राक्ष जी हिम्मत कर आगे बढ़ बोले, पापा वो। तभी उनका पैर नीचे पड़ी गाजर पर पड़ा। रुद्राक्ष जी का बैलेंस बिगड़ा मगर पास खड़े अद्विक जी ने उन्हें संभाल लिया। तभी आर्या की धीमी आवाज आई, मर गए पप्पा। उसकी आवाज सुन सबकी नज़र सामने गई तो सबका कलेजा मुंह में आने को तैयार था। सबकी जान जैसे हलक में अटकी हुई थी। सामने वीर दादू के चेहरे पर आर्या का आधा खाया हुआ चॉकलेट ब्राउन केक लगा हुआ था जो रुद्राक्ष जी के फिसलने से उनके हाथ से सामने की ओर गिरा था। रुद्राक्ष जी ने अपना थूक निगल लिया। वही दादाजी और नाना जी जो वीर दादू के पीछे खड़े थे वो उनके सामने आए और जब उनका ये हाल देखा तो उनकी हंसी छूट गई। दोनों अपना पेट पकड़ हंस रहे थे। वीर दादाजी ने अपने चेहरे से उस केक को हटाया और दोनों हाथों में लेते हुए उसे दादाजी और नाना जी के चेहरे पर लगा दिया। एकदम से दोनों की हंसी गायब हो गई। वही रिधम जो स्टडी रूम में अपनी कोई जरूरी मीटिंग कर रहा था। मीटिंग खत्म कर वो जैसे ही नीचे आया सबको ऐसे किचन के सामने खड़े देख चौंक गया। किचन के पास जाके उसने जैसे ही अंदर का नज़ारा देखा उसकी आंखें जैसे बाहर आने को तैयार थी। तभी उसे कुछ सूझा। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और जूम पर सबकी ऐसे हुलिये में एक पिक ले ली।
सबको ऐसे देख रिधम को अफसोस भी हो रहा था और साथ में हंसी भी आ रही थी। वही दादा के पीछे खड़े लोग अपना मुंह दबा के हंस रहे थे। वही किचन में खड़े लोगों की अभी भी फटी पड़ी थी, आंखें फटी पड़ी थी। वीर दादू ने घूर के सबको देखते हुए कहा, अगर ये बिना रंगों की होली खेल ली हो तो जाके अपना हुलिया सुधार लो जाओ सब। कहते हुए वो जोर से चिल्लाए। उनके इतना कहते ही सब वहां से ऐसे भागे जैसे अगर कुछ वक्त और खड़े रहे तो शायद दादाजी उन्हें मौत की सजा न सुना दे। रिधम बस हंसे जा रहा था। जाती हुई आर्या ने उसे घूरा और ऊपर रूम में चली गई। बाकी घर वाले भी हंस रहे थे। अर्नव, आर्यन, अनाया, आरव, आरवी और राम्या बस खड़े देख रहे थे। आज अफसोस हो रहा था उन्हें, अगर वो सब गलती नहीं करते तो आज इस हंसी मजाक का हिस्सा वो भी होते। सारे सर्वेंट ने मिलकर किचन सही किया। फिर मयूरी जी, जस्सी जी, निशा जी, शिविका जी और शालिनी जी के साथ श्रद्धा जी भी नाश्ता बनाने लगी। गनीमत थी कि आर्या का बनाया हुआ हलवा उन्होंने पहले ही साइड में रख दिया था, इसलिए वो सही सलामत था। आर्या और बाकी सब भी रेडी होके नीचे आ गए थे। इस वक्त आर्या ने ऑरेंज कलर का सूट पहना था जो उस पर जच रहा था। सब लोगों ने मिलके नाश्ता किया। कुछ देर बाद सब फिर से हॉल में बैठे थे। वही टीवी भी चल रहा था। तभी एक न्यूज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हमारे सूत्रों से पता चला है कि बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन AR इंडिया में है और पता चला है कि इंडस्ट्री की ब्रांच जो मुंबई में है उसके CEO मिस्टर महेश सेठी ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है, मगर के आने के बाद उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो गए कहाँ है। ये न्यूज देख वीर दादाजी बोले, मानना पड़ेगा बहुत छोटी उम्र में क्वीन के वो हासिल कर लिया है जिसे पाने के लिए लोगों के जन्म बीत जाते हैं। आज बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ माफिया वर्ल्ड पर भी क्वीन राज कर रही है। रुद्राक्ष जी सर हिला के हाथ डेड, ये बात आपने सही कही। देखा जाए तो आज के जनरेशन के लिए क्वीन एक इंस्पिरेशन है। 7 साल की उम्र में इन्होंने इंडस्ट्री की नींव रखी थी और 3 सालों में उस कंपनी को दुनिया की टॉप कंपनी में शामिल कर लिया था। 11 साल की उम्र में क्वीन को बिजनेस वुमन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला था। सच में लोग उन्हें ऐसे ही क्वीन नहीं कहते, वो सच में एक क्वीन है। तभी अक्षत बोला, मगर ये का पूरा नाम क्या है? तभी अर्नव बोला, ये तो कोई नहीं जानता, जब से बिजनेस वर्ल्ड में आई है तब से सब उन्हें इसी नाम से जानते हैं। तभी अंश आर्या को देख बोला, यानी आर्या राठौड़। उसकी बात सुन सब हक्के बक्के उसे देखने लगे। वही आर्या जो सबकी बातें सुनते हुए पानी पी रही थी, अंश की बात सुन उसका पानी सीधा उसके मुंह से सामने बैठे राघव पर गिरा। आर्या ने खसते हुए अंश को देखा। वही घर वाले अभी भी हैरान थे। तभी आर्यन बोला, अंश ये क्या बोल रहे हो? अंश उनकी ओर देख के, हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? ए मतलब आर्या, आर मतलब राठौड़, कितने सिमिलर है ना नाम में। तो ये कह रहा था, मैंने ये कब कहा कि यही क्वीन है? उसकी पूरी बात सुन जहां आर्या ने चैन की सांस ली वही बाकी सब नॉर्मल हो गए। तभी अक्षत हंसते हुए बोला, क्या अंश तू भी माना कि ये फीमेल डायनासोर है मगर क्वीन नहीं? कहा वो और कहा ये क्वीन के नाम से तो दुनिया कांपती है, इसके नाम से तो गली के कुत्ते भी नहीं कांपते। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। वही आर्या उसे घूर के देख रही थी। ऐसे ही दिन बीता और अगले दिन सब कॉलेज चले गए। सब जैसे ही कॉलेज गए तो वहां जाके पता चला कि कल फ्रेशर पार्टी है। आज का दिन कॉलेज का ठीक था, किसी ने भी आर्या का मूड खराब नहीं किया, और वो इसलिए क्योंकि आज सारा, वेद और कामिनी कॉलेज नहीं आए थे। कॉलेज के बाद अक्षत और राघव घर आ गए क्योंकि मीरा, करण और आर्या को उनके ऑफिस जाना था किसी काम से। फ्रेशर पार्टी वाले दिन शाम को आर्या रूम में रेडी हो रही थी, तभी रूम का दरवाजा खुला और रिधम अंदर आया। उसकी नज़र जैसे ही आर्या पर गई उसकी नज़रें थम सी गई। ब्लैक साड़ी जिस पर डायमंड का वर्क किया हुआ था, उसके साथ ही फुल स्लीव्स का ब्लाउज जिस पे भी डायमंड का वर्क था। आर्या ने अपनी मांग के सिंदूर भरा जिसे अपनी बालों से छुपा लिया। उसका मंगलसूत्र भी यूनिक डिज़ाइन का था, दूर से देखने पर वो पेंडल नजर आता था। उसके बाल जो पहले से ही हल्के कर्व थे उन्हें खुला छोड़ा हुआ था। माथे पर ब्लैक बिंदी, आंखों में हल्का करिश्मा, बस इसके अलावा उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। आर्या अभी अपने कान में ईयरिंग पहन रही थी, तभी रिधम ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने उसे देखा तो रिधम उसके हाथ से ईयरिंग लेके खुद उसे पहनाते हुए बोला, जाना तुम्हें बही लगता, तुम अपने प्यारे री पर जुल्म कर रही हो। कहते हुए उसने उसे ईयरिंग पहनाए और उसे पीछे से हग करके खड़ा हो गया। आर्या असमंजस में उसे देखते हुए, मैंने क्या किया?
रिधम उस पर अपनी पकड़ कसते हुए, जैसे ऐसे रेडी होके जाओगे तो क्या मैं खुद को रोक पाऊंगा, कहते हुए उसने धीरे से उसकी गर्दन पर बाइट कर लिया। आर्या की हल्की सी चीख निकल गई। उसने धीरे से रिधम के हाथ पर मारते हुए कहा, बातें बाद के करना, पहले जाके रेडी हो जाओ, तुम्हें भी तो गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। रिधम मुस्कुरा कर पहले मना करने वाला था, फिर सोचा चलो इसी बहाने अपनी बीवी को दूसरों की नज़रों से भी बचा लूंगा। कहते हुए वो एक बार फिर से उसके गले पर किस कर क्लॉसेट रूम में चेंज करने चला गया। रिधम ने भी आर्या से मैच करता ब्लैक सूट पहना था। आज वो सच में उस ब्लैक कलर में कहर ढा रहा था। दोनों रेडी होके मैंशन से निकल गए। बाहर ही बाकी सब उनका वेट कर रहे थे। आर्या और रिधम अलग कार में बैठ गए तो वही करण, मीरा, अक्षत, राघव और इनके साथ राम्या भी थी। आरव और आरवी के साथ अर्नव भी था, उसे भी चीफ गेस्ट के रूप के बुलाया गया था। वो सब अलग कार में थे और मायरा अलग कार में पहले ही जा चुकी थी। इधर कॉलेज में अलग ही माहौल था। पार्टी अपने जोश में थी। एक साइड खड़ी कामिनी और आंचल बार बार गेट की तरफ देख रही थी। जब से कामिनी को पता चला था कि आज चीफ गेस्ट बन रिधम आने वाला था, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आंचल कामना का ऐसे बार बार दरवाजे को देखते देख बोली, अरे आज जाएंगे मेरे होने वाले जीजू, देखना जब आएंगे तो सबसे पहले तेरे पास ही आएंगे। कहते हुए वो हंस दी। पहले वाली बात सुन तो कामना का चेहरा शर्म से लाल हो गया, मगर आंचल की जब उसने आखिरी बात सुनी तो उसे फिर से वो ऑफिस वाला दिन और रिधम का बिहेवियर याद आ गया। एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने रिधम और आर्या की बचपन वाली फोटो आ गई। उस दिन उसने घर जाके गूगल पर मिस्टर अद्विक राठौड़ की बेटी के बारे में जानने की बहुत कोशिश की थी। पहले उसे लगता था कि मायरा अद्विक जी की बेटी है, मगर उस दिन आर्या का नाम सुन वो कंफ्यूज हो गई थी। उसने तो बस एक बेटी के बारे में सुना था, मगर अपने पापा से बात करने के बाद उसे पता चला कि मायरा तो एडॉप्टेड है, रियल बेटी तो आर्या है। मगर आर्या की कोई फोटो उसे नहीं मिली थी। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी आंचल के हिलाने से वो होश में आई। उसने आंचल की ओर देख चौंकते हुए कहा, क्या हुआ आंचल, कब से आवाज दे रही हूँ, ध्यान कहाँ है तेरा। कामना अपने आप को नॉर्मल कर, अरे नहीं, वो कुछ सोचने लगी थी। तभी आंचल की नज़र आर्या पर गई जो बाकी लोगों के साथ खड़ी थी। बस रिधम और अर्नव नहीं थे। आर्या कॉलेज आने से पहले ही रिधम की कार से उतर आरव और आरवी की कार में बैठ गई थी, क्योंकि अक्षत की कार में जगह नहीं थी। आरव और आरवी तो बड़े खुश थे कि आज उनकी आर्या दी उनकी कार में बैठी थी। वो लोग पहले कॉलेज आए, कुछ देर बाद रिधम और अर्नव आने वाले थे। आर्या को देख एक पल को आंचल भी उसे देखती रह गई, मगर फिर खुद को संभाल कामना से बोली, देख वो आर्या आ गई। उसकी बात सुन कामना ने उस ओर देखा जहां आंचल इशारा कर रही थी। आर्या की खूबसूरती देख आंचल की आंखों में जलन साफ नजर आने लगी थी। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, जहां कुछ देर लड़के उसे देख रहे थे, अब कॉलेज के हर लड़के की नज़र आर्या पर थी। कामना ने अपनी आंखों में पनपती जलन को अपनी आंखों में दबाया और फिर आंचल से बोली, आंचल हमें क्या करना है, तुम ज़्यादा ध्यान मत दो। आंचल मुंह बना के बोली, कामना इसकी वजह से तेरी पोजीशन जो कॉलेज में थी मिस सिंगिंग की वो चली गई और तू कहती है कि जाने दे, ऐसे कैसे जाने दूँ कामना, इसे तो सबक सिखा के रहूंगी। कामना ने एक नज़र दूर खड़ी आर्या को देखा, फिर आंचल को देख बोली, नहीं आंचल तुम ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा टैलेंट मेरे पास है, बाकी के लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कामना की जबान भले ही ये कह रही थी, मगर उसकी आंखें कुछ अलग ही कह रही थी। इधर आर्या सबको देख बोली, चलो फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, हमें चलना चाहिए। तभी आरवी बोली, पर दी भाई और जीजू को तो आने दो। आर्या ने बिना भाव के कहा, तुम्हें आना है तो आ जाना। इतना बोल वो आगे बढ़ गई। वही आरवी आर्या का ऐसा बिहेव देख मायूस हो गई। तभी आरव उसके कंधे पर हाथ रख बोला, आरवी मायूस मत हो, यहाँ आर्या दी और बाकी सब की रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, अगर वो ऐसे उन दोनों के साथ जाएंगे तो सबको शक होगा, इसलिए आर्या दी ने ऐसे बोला। आरवी अपना सर हिला के बोली, भाई तसल्ली मत दीजिए, जानती हूँ कि गलती हमारी है, मायरा दी के कहने पर हमने बचपन से ही आर्या दी को गलत समझा है, इतने साल उन्होंने हमारी बेरुखी झेली, अब हमें भी ये बेरुखी झेलनी है। कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर उसने खुद को संभाला और आरव से बोली, भाई चलिए हम भी चलते हैं। उसकी बात सुन आरव ने सर हिला दिया। वही राम्या जो एक कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ी दूर गई थी वो भी वापस आ गई और तीनों बाकी सबकी ओर बढ़ गए। वही कामना और आंचल अभी भी वही खड़ी थी। तभी आंचल की नज़र दरवाजे से अंदर आ रही गाड़ियों पर पड़ी।
उसने दरवाजे की ओर इशारा कर कामना से कहा, देख तेरे से आ गए। कामना ने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा जहां से गाड़ियों का काफिला अंदर आ रहा था। लगभग 7 कार कॉलेज के अंदर आके खड़ी हुई। बीच वाली कार की फ्रंट सीट से नीर जल्दी से बाहर आया और पीछे की कार का दरवाजा खोला तो अपने एलिगेंट और एरोगेंट लुक में रिधम बाहर आया। रिधम को देख कामना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सम्मोहन में बांध दिया हो। उसका मन उसकी नज़रों को उससे हटने की इजाज़त तक नहीं दे रहा था। वही एक कुछ पल तो आंचल का दिल जलन से भर गया कि काश कामना के जगह वह होती, मगर फिर उसने इस ख्याल को झटक दिया। तभी उसकी नज़र दूसरी कार पर पड़ी। रिधम के पीछे वाली कार में भी फ्रंट सीट से एक हैंडसम लड़का बाहर आया और पीछे की सीट का दरवाजा खोला। अर्नव अपने अलग ही ओरे के साथ बाहर आया। वाइन कलर का सूट उसे एक कातिल लुक दे रहा था। आंचल की नज़र जैसे ही उस पर गई मानो ठहर सी गई। उसे आसपास का कोई होश ही नहीं था। तभी एक स्टूडेंट की आवाज़ से दोनों होश में आए। तुम दोनों को चलना नहीं है कि फंक्शन शुरू होने वाला है। कामना और आंचल ने एक नज़र फिर से रिधम और अर्नव को देखा और फिर ऑडिटोरियम की ओर चली गई। इधर बाकी सब अपनी अपनी चेयर पर आके बैठ गए थे। वो तीनों भी उनके पास आके बैठ गए। तभी प्रिंसिपल सर स्टेज पर आके माइक लेके बोले, स्टूडेंट, आज हमारे कॉलेज के इस फंक्शन के दोनों चीफ गेस्ट आ चुके हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर रिधम रघुवंशी और मिस्टर अर्नव राठौड़ का। दोनों के नाम सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। तभी हॉल का दरवाजा खुला और रिधम और अर्नव अपने अपने असिस्टेंट और गार्ड के साथ अंदर आए। कॉलेज की हर लड़की उन दोनों को अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, मगर मजाल है दोनों ने किसी पर अपनी नज़र भी डाली हो। मगर हमारे रिधम बाबू, वो तो बस अपनी जाना को देखना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने चारों ओर नज़र फेरी तो आगे से तीसरी लाइन में वो उसे दिख गई। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वही आर्या ने उसे एक नज़र देखा, फिर मुस्कुराकर अपने फ़ोन में देखने लगी। अर्नव की नज़र भी आर्या की ओर गई थी। इधर आर्या के पीछे वाली लाइन में ही उसी साइड कामना और आंचल बैठी थी। जब रिधम ने आर्या को स्माइल दी थी तो दोनों को गलतफहमी हो गई कि रिधम ने कामना को देख स्माइल की है। वही कामना ब्लश कर रही थी तो आंचल उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, आंखों आंखों में बातें हो रही है। देखा तूने कैसे तुझे देख के स्माइल दी मेरे होने वाले जीजू ने। कामना ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। वही खुश तो आंचल भी थी, क्योंकि उसे लगा कि अर्नव ने उसे देखा है। उसे अर्नव पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। वही उनकी बात आगे बढ़ी, आर्या के कानों में भी पड़ी, मगर उसने इग्नोर कर दिया। प्रिंसिपल ने नीचे आके खुद दोनों का स्वागत किया, फिर सब आगे उनके लिए अरेंज की हुई चेयर पर बैठ गए। तभी वेद और अनय दोनों स्टेज पर आए। आज फंक्शन को दोनों होस्ट करने वाले थे। स्टेज पर आके वेद की नज़र जैसे ही आर्या पर गई, उसकी नज़रें मानो थम सी गई हो। वेद की धड़कनें अचानक से तेज हो गई, उसे पता भी नहीं चला और उसका हाथ उसके दिल पर आ गया। तभी पास खड़ा अनय उसे हिलाते हुए धीरे से बोला, वेद आर यू ऑक? वेद होश में आके हाँ हाँ मैं ठीक हूँ कहते हुए प्यार से आर्या को देखा, फिर फंक्शन बढ़ाते हुए बोला, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं आज हमारे जूनियर के लिए फ्रेशर पार्टी रखी गई है और हमारे इस फंक्शन में हमारी खुशी में मिस्टर रघुवंशी और मिस्टर राठौड़ शामिल हुए हैं, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए फंक्शन शुरू करते हैं। इसके साथ ही सीनियर ने आके अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। अनय स्टेज पर खड़े होके, तो अब बारी है मिस कामना त्रिपाठी की, जो हमारे कॉलेज की मिस सिंगिंग स्टार रह चुकी है। आज वो अपनी प्यारी आवाज़ में हम सबको कुछ सुनाएगी, तो स्टूडेंट जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कामना का। इसी के साथ स्टेज की लाइट डिम हो गई और एक स्पॉटलाइट स्टेज के बीच में खड़ी कामना पर गई। हाथ में माइक लिए कामना पर हर किसी की नज़रें ठहर गई। उसने वाइट कलर की साड़ी पहनी थी, चेहरे पर हल्का मेकअप, जिसमें कामना एक परी की तरफ लग रही थी। वही उसके पीछे म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट लेके खड़े थे। कामना की नज़र नीचे बैठे रिधम पर थी, मगर रिधम ने तो सर उठा के उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाई थी। तभी कामना में गाना शुरू किया। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। कामना गाने का एक एक शब्द रिधम को देखते हुए गा रही थी। सब उसकी आवाज़ में जैसे खोसे गए हो। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेखबर, जिस दिन तुझको ना देखूं
पागल पागल फिरती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हाँ हाँ। कामना ने अपना गाना खत्म किया तो तालियों की जोर जोर से आने लगी। कामना ने अपना सर हिला के सबको थैंक यू कहा और स्टेज से नीचे आ गई। नीचे बैठे स्टूडेंट एक दूसरे से बातें करते हुए बोले, यार ये कामना कितनी टैलेंटेड है ना, स्टडी में भी बहुत अच्छी है, सिंगिंग में भी, और ऊपर से कितनी ब्यूटीफुल है। दूसरा स्टूडेंट बोला, हाँ सही कहा तुमने, मैं तो पहले से ही कामना का फैन हूँ। ऐसी ही बातें स्टूडेंट के बीच हो रही थी। वही कामना जो अब तक आंचल के पास आके बैठ चुकी थी, वो अपनी तारीफ सुन मन ही मन खुश हो गई। उसके पास बैठी आंचल भी बड़े रौब से बैठी कामना से हंसते हुए बात कर रही थी, जैसे सबको का दिखा रही हो कि कामना उसकी दोस्त है। इस बार वेद स्टेज पर आया और प्यारी सी स्माइल के साथ बोला, सच में कामना तुम सच में एक सिंगिंग स्टार हो, मजा आ गया। तो चलिए अब बुलाते हैं हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन लेने वाली मगर है आपकी सीनियर, तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आर्या का। आर्या का नाम सुनते ही पूरा ऑडिटोरियम में जोर जोर तालियां बजने लगी। हालांकि ये तकिया लड़के ही बजा रहे थे, लड़कियों के तो मुंह बने हुए थे। वही आर्या के साथ उसके पास बैठे बाकी सब भी हैरान थे। रिधम और अर्नव भी हैरान थे। अर्नव धीरे से रिधम से बोला, तूने बताया क्यों नहीं आर्या परफॉर्म करने वाली है। रिधम बिना भाव के, मुझे खुद नहीं पता और शायद आर्या को भी। अगर उसने पार्टिसिपेट किया होता तो मुझे जरूर बताती। अर्नव हैरानी से, तो फिर होस्ट ने उसका नाम क्यों लिया। रिधम सामने देख, शायद कोई आर्या को फंसाना चाहता हो मगर उसे नहीं पता कि उसने किससे पंगा लिया है। कहते हुए रिधम के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। मगर अर्नव अब भी परेशान था। इधर बाकी सब आर्या को देख रहे थे। मीरा हैरानी से, तू परफॉर्म करने वाली है, बताया क्यों नहीं। आर्या ने उसे देख अपने कंधे उचका के कहा, मुझे खुद नहीं पता, शायद किसी ने मुझे सरप्राइज दिया है, मगर कोई बात नहीं, बदले में अब मैं उसे बहुत कुछ दूंगी। कहते हुए वो एक डेविल स्माइल के साथ उठी और वहां से चली गई। करण और मीरा ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुरा दिए। वही अक्षत मीरा से बोला, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो। करण सामने देखते हुए, थोड़ी देर बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा। इधर पीछे की रो में बैठी मायरा ने जब आर्या का नाम सुना तो उसे अजीब लगा, मगर फिर मन में हंसते हुए बोली, लगता है मेरे अलावा और कोई भी है जो इस आर्या से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। वैसे उस दिन तो बच गई थी तुम सबके सामने बेइज्जत होने से, मगर आज कैसे बचोगी। इतने सारे लोगों के सामने, वो भी बिना किसी प्रैक्टिस के, कैसे परफॉर्म करोगी, देखते हैं। स्टेज की लाइट ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट बीच में चेयर पर गिटार लिए बैठी आर्या पर पड़ी। स्पॉटलाइट की वजह से उसकी साड़ी में लगे डायमंड चमक रहे थे। बिना मेकअप का चेहरा, लोग पहले ही उसकी खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हो चुके थे। रिधम अपनी आंखें में बेहिसाब मोहब्बत लिए उसे ही देख रहा था। आर्या ने अपनी नज़र उठा के उसे देखा और एक गहरी सांस लेके अपनी आंखें बंद कर गाना शुरू किया। वे कमलेया वे कमलेया वे कमलेया मेरे नादान दिल। आर्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें रिधम की आंखों से जा मिली। उसकी आंखों में खोते हुए उसने आगे गाना शुरू किया। जिसे चाहा ट्यून सच में कितना चाहा, कभी अपना हाई टू लाई लाई इम्तिहान। इतना गाते हुए आर्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आई। उसने उसी स्माइल के साथ आगे गाना शुरू किया। गॉल सन लाया वे कमलेया मेरे नादान दिल। आर्या के इतना गाते ही पीछे बैठे म्यूजिशियन उसका साथ देते आगे की लाइन मुस्कुराकर गाने लगे। बदले उसकी मुस्कान के आंसू का कतरा जो मिला, कमलेया वे कमलेया। आर्या की आवाज़ और म्यूजिशियन के साथ ने ऑडिटोरियम के माहौल को अलग ही बना दिया था। सब अपनी अपनी सीट से खड़े होने पर मजबूर हो गए थे। यहाँ तक कि रिधम और अर्नव भी अपनी जगह से खड़े हो गए। छोड़ के जिद सारी, भूल के डाडन को छीलना पड़ता है, प्यार की पाटन को। आर्या की आंखें हल्की हल्की नम हो चली थी। वही हाल रिधम का भी था। दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रहे बस तेरा हाय होकर जो है तेरा, किसने बोला है, लिखा है कहाँ। आर्या ने गाना खत्म किया और इसी के साथ पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसी के साथ सारे स्टूडेंट चिल्ला चिल्ला के बोले रहे थे, वंस मोर वंस मोर। इधर अनय और वेद जो आर्या की आवाज़ में खो से गए थे, वो स्टूडेंट के चिल्लाने से होश में आए। अनय जल्दी से स्टेज पर आते हुए सबको शांत कर बोला, काम डाउन स्टूडेंट, मिस आर्या ने यहाँ परफॉर्म किया, यही बड़ी बात है। उसकी बात सुन सब शांत हो गए, मगर सबकी आंखों में सवाल पर अनय सर हिला के बोला, गलती से हमारे स्टाफ ने मिस आर्या का नाम लिस्ट में लिख दिया था।
उन्होंने अपना नाम नहीं लिखाया था। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करना है, मगर इन्होंने फिर भी परफॉर्म किया और ऐसा किया कि यहाँ बैठा हर इंसान अपनी चेयर से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। मैं हैरान हूँ कि बिना प्रैक्टिस के ऐसा परफॉर्म कर सकती है, ये तो अगर प्रैक्टिस की होती तो क्या ही करती। कहते हुए मुस्कुरा उठा। अनय की बात सुन यहाँ सब शोक में थे कि तभी एक बार फिर से आर्या के लिए सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। रिधम और अर्नव भी मुस्कुरा कर ताली बजा रहे थे। आर्या ने धीरे से सर हिला और प्यारी सी मुस्कान के साथ सबको थैंक यू कहा और वहां से नीचे आ गई। मायरा गुस्से से वहां से पैर पटकते हुए चली गई। स्टूडेंट आपस में बातें करने लगे। यार मैं तो इस आर्या का फैन हो गया, बिना प्रैक्टिस के भी कितने प्रोफेशनल तरीके से सॉन्ग गाया है, ऊपर से इसकी आवाज़ भाई जैसे कानों में किसी ने मिश्री घोल दी हो। दूसरा लड़का हाँ सही कहा, खूबसूरत होने के साथ साथ कितनी टैलेंटेड है आर्या। तभी एक लड़की जो आर्या से जली हुई थी वो बोली, मगर इसका सरनेम कोई नहीं जानता, पता नहीं कैसे इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। उसका जवाब एक लड़का देते हुए उसे घूरते हुए बोला, हाँ क्योंकि उन्होंने अपने सरनेम के दम पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर एडमिशन लिया है। आर्या लंदन यूनिवर्सिटी की टॉपर है, अब तुम खुद सोचो कि ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट का सरनेम मायने रखना है या नहीं। उस लड़के की बात सुन उस लड़की की बोलती बंद हो गई। वही वो लोग कामना के पीछे ही बैठे थे। उनकी बात कामना और आंचल बहुत अच्छे से सुन रहे थे। जहां आंचल का मुंह बना हुआ था तो वही कामना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर गौर से देखने पर उसकी आंखों में अलग ही आग नजर आ रही थी। उसकी नाखून उसकी हथेलियों में धंस चुके थे। फंक्शन खत्म होने के बाद सब खाना खाने के लिए चले गए। खाने के बाद आंचल से बोली, आंचल तू रुक, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। आंचल ने सर हिला दिया। कुछ देर बाद वॉशरूम से होके कामना अपनी साड़ी संभाल कॉरिडोर से जा रही थी। इस वक्त कॉरिडोर में कोई नहीं था, तभी कामना को कुछ आवाजें आई। कामना पहले इग्नोर कर जाने लगी, मगर फिर कुछ सोच जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ चली गई। थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एक दीवार की ओट में दो परछाई नजर आई। कामना थोड़ा और आगे गई तो उसके पैर ठिठक गए। सामने दो लोग एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि किसी के आने का भी उन्हें पता नहीं चला। दोनों बस एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे। कामना झेप सी गई, वो चुपचाप वहां से जाने लगी, तभी किस कर रहा लड़का पलट गया। कामना ने जब सामने देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि अब उसे लड़की की पीठ नजर आ रही थी। भले ही चेहरा उसने न देखा हो, मगर फिर भी वो पहचान गई थी कि ये आर्या है। आर्या और वो लड़का अभी भी किस कर रहे थे। कामना कुछ सोचा वहां से जाने को हुई, मगर तभी हील्स की वजह से उसका पैर मुड़ गया और वो लड़खड़ा गई। इधर आवाज सुन आर्या और रिधम अलग हुए। रिधम जिसकी पीठ दीवार से लगी थी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका मन हो रहा था कि अभी उस इंसान की जान ले ले जिसने उसके और आर्या के इस मोमेंट को खराब किया है। उसका एक हाथ अभी अभी आर्या की कमर पर था, मगर आर्या उससे थोड़ा दूर हो चुकी थी। उसने मुड़ के पीछे देखा। इधर कामना ने जल्दी से अपने आप को संभाला। उसने जैसे ही अपना सर ऊपर कर देखा, उसकी नज़र आर्या और उसके साथ खड़े रिधम पर गई। ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट के साथ।